हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन जो कि 11th का हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है, इसमें हम लोग PYQ देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्ड PYQ होंगे इस वीडियो में हम लोग सारे को देखेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हुए नीट में हम लोग 4 मार्क्स सिक्योर करेंगे। इस चैप्टर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स को साथ जरूर रखें। जब ये वीडियो देख रहे हो तो इस समय नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, तो ऑप्शन में है फ्रॉग, स्नेक, पिजियन, इंसेक्ट। ठीक है, तो देखो फ्रॉग हमारा जो होता है यूरियोटेलिक होता है। ठीक है, स्नेक जो होगा, स्नेक एक रेप्टाइल है और रेप्टाइल जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। पिजियन बर्ड्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं और इंसेक्ट, तो ये तीनों यूरिकोटेलिक हैं और फ्रॉग अपना क्या है, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिया रिलीज करेगा और ये तीनों जो हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिक एसिड रिलीज कर रहे होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब यूरिया रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, यूरिया रिलीज नहीं करेंगे। कौन सा इसमें से यूरिया रिलीज नहीं करेंगे मतलब यूरियोटेलिक नहीं है? तो मैमल्स यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी अपना यूरियोटेलिक होते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अमोनिया रिलीज कर रहे होते हैं। और बर्ड्स जो होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही यूरियोटेलिक नहीं है। तो आंसर कौन सा जाएगा, C और D दोनों। ये नीट में AMU में जो क्वेश्चन आया था ये दोनों आंसर था, इसमें से कोई भी एक आप टिक करके आते तो करेक्ट होता। अब देखो यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, अब यूरिकोटेलिज्म किस में होता है? ठीक है, तो यूरिकोटेलिज्म जो होता है बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स में, ठीक है, मैमल्स में नहीं होता है, रेप्टाइल्स में होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में होता है और इंसेक्ट में होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स में होता है। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट में यूरिकोटेलिज्म होता है। यूरिकोटेलिज्म का मतलब इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, जिसको बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रिएशन के लिए। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो अमोनिया के एक्सक्रिएशन में, और उससे कम यूरिया की, और सबसे कम यूरिक एसिड्स की। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ये यूरिकोटेलिज्म इसमें होता है लेकिन मैमल्स में नहीं होता है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट ये तीनों में यूरिकोटेलिज्म होता है। आंसर जाएगा B। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स विद एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनमें से जो कोई भी करेक्ट ऑर्डर है तो उसको हमें निकालना है। ठीक है, लेबियो, रोहू, तो रोहू अमोनिया रिलीज करता है क्योंकि बोनी फिशेस है, लेकिन इनमें नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं होते क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स में किडनी जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। सल्वेंडर भी क्या है, वर्टिब्रेट्स है और इसमें किडनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए होता है और ये यूरिया रिलीज करता है। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या है, करेक्ट है। आंसर चल जाएगा B। देखो पीकॉक में किडनी होता है, लेकिन पीकॉक क्या है, अपना पीकॉक बर्ड्स है और बर्ड्स में यूरियोटेलिज्म नहीं होता है, यानी कि यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता है। इनमें ये यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं, यानी कि यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई जो होती है ये इंसेक्ट में आते हैं और इंसेक्ट में रेनस ट्यूब्यूल्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus इज स्पेशल रीजन फॉर्म्ड बाय क्लोज प्लेसमेंट एंड सर्कुलर मॉडिफिकेशन। तो जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus जो होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है, रेनिन, जो कि किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus जो होता है एफरेंट आर्टियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। ठीक है,
तो आंसर कौन सा होगा, देखो एफरेंट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये नहीं होगा, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिव डक्ट ये भी नहीं होगा, एफरेंट आर्टियोल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दोनों को सेल्स के मॉडिफिकेशन से, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे सेल्स के मॉडिफिकेशन से जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस बनता है जो कि रेनिन सिक्रीट करता है। ठीक है, आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ द नेफ्रॉन अराइज फ्रॉम, ठीक है, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ से अराइज होता है, तो ये अपना मान लो अपना ये नेफ्रॉन हो गया, इधर से आया एफरेंट, और ठीक है एफरेंट क्वाइल्ड हो गया, और ये अपना क्या है, ये हो गया, ठीक है, ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल आया, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना के ये लौट गया, ये इफरेंट वाला इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से एफरेंट आया और इफरेंट वाला इधर आ गया। अब यहीं से ये जहाँ से इफरेंट बाहर निकलता है वहीं से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा जाएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की बिगिनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस क्या होते हैं, तो देखो मालपीजियन कॉर्पसल्स बनता है, मालपीजियन बॉडी बनता है बॉमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के, ये अपना क्या हो गया, देखो ये जब नेफ्रॉन का हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर तो ये अपना क्या हो गया, बॉमन कैप्सूल हो गया। ठीक है, अब इसमें जो एट्रियोल आता है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर बना के ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करता है, इस स्ट्रक्चर को कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये दोनों मिलके मालपीजियन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, तो आंसर कौन सा जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाई। अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है वो रेगुलेट कौन सा हार्मोन के द्वारा किया जाता है, तो देखो दो हार्मोन है, एक है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और एक है एल्डोस्टेरोन, दोनों मिलके क्या करते हैं, हालांकि और होते हैं, रेनिन भी होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन भी होता है, तो ये मिलके क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूरिन का रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें केवल एल्डोस्टेरोन दिया है, एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होता है सेक्स हार्मोन है तो इसका तो इसमें बनता ही नहीं है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसन भी बोलते हैं, तो ये अकेले नहीं करता, एल्डोस्टेरोन भी अकेले नहीं करता, दोनों मिल के करते हैं। तो एल्डोस्टेरोन और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है, पिट्यूटरी के द्वारा, आंसर होगा डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज permeable to water, the descending loop of Henle is permeable to electrolyte, the ascending loop of Henle is permeable to water। अब इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ठीक है, अब देखो ये वाला यहाँ पे ग्लोमेरुलस है और ये बॉमेन कैप्सूल है, ये अपना टोटल मालपीजियन बॉडी है। यहाँ से जब बिगिनिंग होगा तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये जो दिख रहा है यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, और ये वाला जो दिखता है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, और ये डीसीटी होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं, ये एक नेफ्रॉन है। ठीक है, अब देखो इसमें एब्जॉर्प्शन की बात हो रहा है, तो जब यहाँ से ब्लड फिल्टर होके आता है तो ब्लड फिल्टर होने के प्लाज्मा में जो फिल्ट्रेशन होता है, प्लाज्मा जो निकल के इधर आता है उसमें ये सारे सामान हमारे काम के होते हैं। ठीक है, HCO3 कार्बोनेट आयन, NH3, H2O, पोटेशियम, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे हमारे काम के होते हैं, तो इनको हमें वापस हमारे बॉडी में लेके आना होता है। तो ये जो PCT दिख रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और देखो H+ को इसके अंदर डाल देते हैं, NaCl को इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, और ये फिर इस तरह से आता है, यहाँ पर देखो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और ये H2O को बाहर निकालता है, यानी कि परमिएबल होता है H2O के, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है H2O के। और यहाँ पर देखो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और ये NaCl यूरिया, ठीक है, NaCl और यूरिया का परमिएबिलिटी इसमें शो करता है, इसमें वाटर इम्परमिएबल होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वाटर बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब ये फ्लूइड पास करेगा तो इसमें से वाटर बाहर नहीं निकलेगा। फिर यहाँ पर DCT में आएगा तो NaCl बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, HCO3 बाहर निकल रहा होता है,
ठीक है। तो ये इम्परमिएबल ऑफ वाटर होता है और ये DCT डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लूपा फैनले परमिएबल टू वाटर होता है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लूपा फैनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लूपा फैनले अभी हमने देखा परमिएबल ऑफ वाटर होता है, तो ये कट गया। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लूपा फैनले इज परमिएबल टू वाटर। तो जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लूपा फैनले होता है वो इम्परमिएबल ऑफ वाटर होता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लूपा फैनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं दिखा होगा, जब मैंने दिखाया आपको डायग्राम में, तो उसमें आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट देखने को नहीं मिला होगा जो कि परमिएबिलिटी शो कर रहा होगा। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लूपा फैनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ फ्लूपा फैनले होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं वाटर का। आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो होता है वो PCT में होता है। एक्टिव मतलब समझ रहे हैं ना आप, जिसमें एनर्जी की खपत होगी, एनर्जी उसमें ATP के फॉर्म में दे रहे होंगे, तब जाके उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो वो होता है किसमें, अपना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। ठीक है, ह्यूमन यूरिन जो होता है एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? तो इसमें आपने देखा कि हाइड्रोजन लगातार उसके अंदर डाले जा रहे थे। जब मैंने डायग्राम दिखाया था तो उसमें आपको दिखाया था कि लगातार हाइड्रोजन उसमें डाले जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है। पोटासियम सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी नहीं, पोटासियम और सोडियम से कोई एसिडिटी जनरेट नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट बनते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन एक्टिवली सिक्रेट होता है। इसी कारण ह्यूमन का यूरिन जो होता है एसिडिक होता है। और ह्यूमन यूरिन का pH आप लोग कॉमेंट सेक्शन में डालें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द रोंग मैच। जो रोंग मैच है उसको मार्क करना है। देखो पहला बॉमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, करेक्ट है। बॉमेंस कैप्सूल से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो देखो DCT जो होता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसमें सोडियम पोटासियम आयंस का एब्जॉर्बेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 से 80%, ठीक है, फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कौन सा पार्ट में सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन का रीअब्जॉर्प्शन होता है? फिल्ट्रेशन का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज़्यादा PCT में होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जैसे कि डायग्राम में आपने देखा था। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस इमेज पप। तो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस को किस चीज़ से बना होता है? तो पहला जो होता है उससे जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल होते हैं, दूसरा मैक्यूला डेंसा सेल्स और तीसरा लैसिस सेल। 3 सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, जो कि रेनिन सिक्रीट करता है। आंसर चला जाएगा ए, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल, मैक्यूला डेंसा एंड लैसिस सेल। इस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। अब कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन के लिए कौन सा इसमें से रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है उस समय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो लगता है, तो ये तो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो हर ब्लड प्लाज्मा की तरह ही फ्लूइड को बाहर निकाल देता है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, जब ADH लो हो जाएगा तो उस समय फिल्ट्रेशन बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो ये तो ऑप्शन कट गया अपना। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलाइटी टुवर्ड द मेडुलरी इंटरेस्टियस इन द किडनी। अब देखो जो हमारा किडनी में जो मेडुलरी इंटरेस्टियल स्पेस होता है उसमें हाइपर ऑस्मोलाइटी हो जाएगा, तब जाकर चीज़ों की एक्सचेंज और पानी की एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगी और कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट, द रीनल फ्लूइड इज आइसोटोनिक टू कोर्टिकल फ्लूइड एंड ब्लड इज फाउंड इन। तो देखो जो रीनल फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होगा, मतलब कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा कोर्टिकल फ्लूइड से और ब्लड प्लाज्मा से। वो किस में होता है? रीनल फ्लूइड आइसोटोनिक किस पार्ट में होता है नेफ्रॉन्स के? तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, दोनों ही आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, रीनल फ्लूइड होता है कोर्टिकल फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा के। तो आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मैच द कॉलम है पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे होता है? तो मैंने बताया था मालपीजियन कर्पसल से या फिर मालपीजियन बॉडी से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो ए का अपना क्या हो जाएगा? अब 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन करता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना
हेनल्स लूप, ठीक है, लूप ऑफ हेनले जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कर रहा होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। अब यूरिन जब बन जाता है किडनी में तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास थ्रू यूरिटर, तो ये यूरिटर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। स्टोरेज ऑफ यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर करता है, ठीक है। तो देखो ए का अपना क्या होगा, ए का 4 होगा, ठीक है, ए का 4, तो ए का 4 2 में है, ठीक है। और बी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन फर्स्ट करेगा, यानी कि लूप ऑफ हेनले, आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमियोडायलिसिस में भी रिजल्ट इन। तो जब हेमियोडायलिसिस होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी हम लोग यूज करते हैं कब, जब हमारा दोनों किडनी खराब हो जाए उस समय आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं हेमियोडायलिसिस के लिए। और इसके कारण क्या हो सकता है, तो पहला देखो, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी। तो जब हेमियोडायलिसिस करेंगे तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो बाहर निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये अपना स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटासियम आयन, तो जो पोटासियम एक्सेस पोटासियम आयन होते हैं उनका भी एलिमिनेशन हो जाता है जब हेमियोडायलिसिस करते हैं आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। तो जब हम लोग आर्टिफिशियल किडनी से हेमियोडायलिसिस करते हैं तो उस समय कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, ठीक है। और जिसके कारण विटामिन डी हमारा जो है, विटामिन डी जो है कैल्सिट्रॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण एरिथ्रोपोइटिन नहीं हो पाता है, और एरिथ्रोपोइटिन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी नहीं हो पाता है। तो रिड्यूस्ड आरबीसी जो हमारा आरबीसी होगा उसका भी नंबर घट जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी और डी, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कब, जब हम लोग हेमियोडायलिसिस कराते हैं आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, उस समय ये कांड हो रहा होता है हमारे साथ। तो आंसर कौन सा जाएगा, सी और डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड हेनल्स लूप फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो देखो, जब जो नेफ्रॉन से बाहर जो फ्लूइड होते हैं उसमें NaCl की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो इस ट्यूब के बाहर NaCl ज़्यादा है तो इस ट्यूब से पानी निकल के इसमें आ जाएगा, जैसे कि अचार में हम करते हैं, अचार में हम नमक डाल देते हैं तो जो अचार होता है उसका सारा पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये होता है, आंसर चला जाएगा सी। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल बी कॉज द रिलीज ऑफ। अब देखो, ब्लड प्रेशर या फिर वॉल्यूम कम हो जाता है उस समय कौन कौन हार्मोन निकलते हैं, तो देखो 3 हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन, ADH एंड रेनिन। और जो ANF होता है एट्रियो नाइट्रोटिक फैक्टर, ये एट्रियल वाल से निकलता है, हमारे हार्ट के एट्रियल वाल से निकलता है, ये सप्रेस हो जाता है, ये नहीं निकलता है। जब ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर निकलने बंद हो जाएंगे, ठीक है। यह एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर क्या करता है, प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, ADH एंड RAS वर्क ऑन रेस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड प्रेशर। अब देखो, ADH क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और हाइपोथैलेमस से बनता है और पिट्यूटरी से रिलीज होता है। RAS का मतलब होता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। ये 3 हार्मोन का नाम है, ठीक है। ये कब रेस्पॉन्स करते हैं, तो जब ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों ही लो हो जाता है, जिसके कारण फिल्ट्रेशन में, ब्लड फिल्ट्रेशन में दिक्कत होने लगता है। उस केस में ये ADH और RAS वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ANF वर्क इज रेस्पॉन्स टू द हाई ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो जब हाई ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर हो जाएगा उस कंडीशन में ANF निकलता है और हाई ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन ये रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर कौन सा जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग किडनी फंक्शन रेगुलेशन स्टिमुलेशन ऑफ, ठीक है। पहला, रेनिन, स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म डिक्रीजेज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वाइल एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर इंक्रीजेज।
तो देखो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या करता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, डिक्रीज नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट कट गया, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इंक्रीजेज जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट को बढ़ा देता है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इंक्रीजेज जीएफआर, ठीक है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, वाइल एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर डिक्रीजेज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, आंसर जाएगा क्वेश्चन। अ फॉल इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट। अब देखो जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा उस समय जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट किए जाएंगे, और जब ये एक्टिवेट होगा तो रेनिन सिक्रीट करेगा, ठीक है। देखो एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनलिन गलत है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स इज रिलीज टू रिलीज रेनिन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कब जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स एक्टिवेट होंगे, एक्टिव होंगे तो ये क्या करेंगे, रेनिन सिक्रीट करेंगे, जिससे हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो ब्लड वॉल्यूम है और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाएंगे, जिसके कारण जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स रेनिन से ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पूछा है कि किसके कारण डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में DCT में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होता है, और एड्रीनल उसमें उसका पार्ट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और उससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, और वो जब रिलीज होगा तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा देगा, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, द येलो कलर ऑफ नॉर्मल यूरिन इज ड्यू टू, तो जो यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है, यूरिन का जो आप नॉर्मल कलर देखेंगे येलो, वो किसके कारण होता है, तो वो उसका कलर यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। याद रख लेना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है याद कर लेना, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के टोटल 25 कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन थे हमारे PYQ, और इसे करके जाओगे तो ज़रूर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके रिपीट होने का क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ की PYQ की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।